हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल वाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक बताए थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीरोथ लॉ और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो उससे आज पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, इसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जो कल पढ़ाया गया था उससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाया था उससे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो फ्रेंड मैंने क्या बताया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको जोड़ा ना जा सके। तो इसमें फ्रेंड बताइए आंसर क्या होगा आप पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 50 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो 150 डिग्री सेल्सियस नहीं होके बल्कि और कुछ कम ही हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा टेम्परेचर हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव बोला गया फ्रेंड, तो किसको जोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका भी बी होगा फ्रेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर आप 1 लीटर में और 1 लीटर ऐड कीजिएगा तो 2 लीटर हो जाएगा, यानी कि एडिटिव है, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, कल मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, उसी से क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो बताना फ्रेंड, प्रेशर क्या वो जीरोथ लॉ प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया था, या वॉल्यूम या टेम्परेचर या फिर हीट। तो मैंने बताया था फ्रेंड कि थर्मल इक्विलिब्रियम में था, यानी कि थर्मल यानी कि टेम्परेचर। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ थर्मोमीटर। तो बताना फ्रेंड ट्रू है या फॉल्स है। तो थर्मोमीटर में फ्रेंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। तो फ्रेंड्स ये थी कल के क्लास से कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बन सकती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और तो मैं शुरू करता हूँ सेकंड वीडियो, जिसका जो टॉपिक रहेगा मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसे रिलेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्लास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें फ्रेंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला जो स्टेटमेंट था ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो वर्क करेगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहेगा फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन के आ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन विच विच लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पे ये बेस्ड रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया था फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, दूसरा स्टेटमेंट बोला गया था कि किसी भी प्रोसेस में इन ए प्रोसेस हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इट्स वर्क डन। तो मतलब बोला गया फ्रेंड कि किसी भी प्रोसेस में अगर आप हीट दीजिएगा तो वो इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क डन में टूटेगा। तो मतलब पार्शियली पार्शियली देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में टूट रहा है फ्रेंड हीट। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो डेल क्यू यानी कि चेंज इन हीट जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस चेंज इन वर्क डन होगा फ्रेंड। ये एक प्रोसेस में अगर यही फिर जो तीसरा स्टेटमेंट था फ्रेंड यहीं पे, तो यहाँ पे था कि तीसरा स्टेटमेंट कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट ट्रांसफर, जो जितना हीट देंगे वो टोटल वर्क डन बन जाएगा। तो समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, यानी कि टोटल हीट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। इन साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है फ्रेंड। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड, हीट हीट जो है फ्रेंड, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि पाथ फंक्शन है। जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉइंट फंक्शन है और वर्क डन जो पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन करने का सेंस फ्रेंड मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये 2 पॉइंट डिफाइंड होता है, और जो पॉइंट फंक्शन होता है ओनली 1 पॉइंट पे भी डिफाइंड होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये पीवी डायग्राम में ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसमें जो मेनली आपको ये याद रखना है, ये इक्वेशन डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। और इसी में साइक्लिक में आपको याद रखना है कि ये वाला केवल टोटल हीट जो होगा वो नेट वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो ये थी फ्रेंड फर्स्ट लॉ से। इससे मैं दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के जीएसएससी में इससे 2 सवाल बने हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और भी बन सकते हैं, लेकिन मैं मेनली जो आए गए हैं वो दो दो क्वेश्चन में दिखाऊंगा। न तो अभी देख ही लीजिए, रुकिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे बोला गया फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल फॉर द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो मैंने क्या कहा फ्रेंड, टोटल हीट सप्लाइड जो डी क्यू होगा और डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू में टूटेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में पार्सली टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, टोटल हीट सप्लाइड इज यूज्ड पार्सली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पार्सली टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। तो फ्रेंड मैंने बोला जैसे कि आप फर्स्ट लॉ मैंने बताया, उससे आपको ये सवाल में 1 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दिखाता हूँ फ्रेंड कि और कौन सा क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो फ्रेंड अभी आपने पढ़ा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेस्ड होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो यानी कि आपका अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भी दिखाता हूँ फ्रेंड कौन से क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फ्रेंड मैंने आपको ये पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट होगा इसका, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको अब तो पूरी तरह से विश्वास हो ही गया होगा कि मैं फुल्ली जीएसएससी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो आप निश्चिंत होकर आराम से पढ़िए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फिर जहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, नोट करने की बात है जो फ्रेंड साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए हमारा जो टोटल हीट सप्लाई होता है वो वर्क डन नेट वर्क डन के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड स्पेसिफिक हीट के केस में, देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट इसका। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसको सी से डिनोट करते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़े ही होंगे, एम सी और डेल्टा टी। यहाँ से आप सी का अगर यूनिट निकालना है तो सभी को एक तरफ करके यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट आएगा आपका किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो सी होता है फ्रेंड वो गैस के लिए भी होता है और लिक्विड और सॉलिड के लिए होता है। तो गैस में दो तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं। यहाँ पे देखिए पहले गैस का डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो गैस का पहले होता है फ्रेंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एयर के लिए जो सीपी का वैल्यू होता है फ्रेंड वो 1.005 होता है, और जो एयर के लिए सीबी का वैल्यू होता है वो 0.718 होता है। इन दोनों के रेशियो को फ्रेंड एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं, जिसको गामा से डिनोट करते हैं। और ये गामा इज इक्वल टू CP/CV, और इसको अगर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.4 आता है गामा का वैल्यू। और यहाँ पे फ्रेंड इन दोनों के जो डिफरेंस को CP-CV को R बोलते हैं, जिसको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से जब CP का वैल्यू दिया हुआ है और CV का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से R का जो वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आएगा R इक्वल टू 0.287। यहाँ पे R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है फ्रेंड। और यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लिक्विड का जो वाटर, अगर जनरली वाटर लेते हैं तो वाटर का देख लेते हैं 4.18 होता है वैल्यू। यहाँ वैल्यू से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं फ्रेंड, कभी भी एग्जाम में वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो आइस का होता है फ्रेंड, इसका हाफ होता है तो 2.09। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया फ्रेंड आपको कि गामा को एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे डिफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन ऑफ यूनिट मास। किसी भी यूनिट मास को 1 डिग्री केल्विन या सेल्सियस बढ़ाने में लगा गया अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे नोट देने की बात है फ्रेंड कि जो सीपी का वैल्यू होता है एयर के लिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी होता है, और फॉर लिक्विड या फिर सॉलिड CP इक्वल टू CB इक्वल टू C होता है। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए इसको यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, कभी कभी ई से भी डिनोट करते हैं। जूल्स डिफाइन द इंटरनल एनर्जी एंड हेंस फर्स्ट लॉ समटाइम्स कॉल्ड जूल्स लॉ। बोल रहा है कि फ्रेंड जूल्स ने इसे इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया था, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कभी कभी जूल्स लॉ भी बोला जाता है। यहाँ पे और देखिए फ्रेंड, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए MCV/dt। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं फ्रेंड किसी भी मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे मेनली जो इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्यू डिफरेंट केस में डिफरेंट बिहेव करता है। देखिए यहाँ पे जो क्यू जो हीट होता है Q इक्वल टू U+W होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो केस है वो आइसोबेरिक का केस है। तो आइसोबेरिक के केस में एट कांस्टेंट प्रेशर में Q जो होता है U+W होता है, और U का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड MCV/dt, और W का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे MR/dt होता है। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो MDT कॉमन आ जाएगा और CV+R हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंड CP-CV इज इक्वल टू R। CP को इधर ले आइए तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा R+CV। तो यही तो है फ्रेंड यहाँ पे CV+R, तो इसको CP पुट कर देंगे यहाँ पे, तो Q जो आ जाएगा MCP/dt। तो फ्रेंड इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू डायरेक्ट MCP/dt। जूल साहब ने बताया कि बार बार जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट निकाल दिया जाए। तो इसी को मतलब डॉक्टर मोलियस ने, एक साइंटिस्ट थे, उसने नाम दे दिया इंथैल्पी H। Q को इंथैल्पी का नाम दे दिया साइंटिस्ट डॉक्टर मोलियर ने, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड H इज इक्वल टू जो होता है MCP/dt होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इसी का आइसोथर्मल के केस में देखते हैं। तो आइसोथर्मल के केस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो T इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड Q इज इक्वल टू U+W होता है, और U का जो फॉर्मूला होता है MCV/dt। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है फ्रेंड, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पे केवल ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा डब्लू। तो क्यू जो है डब्लू वर्क के बराबर हो जाएगा। तो पूछा जाएगा फ्रेंड कि आइसोथर्मल केस में हीट किसके इक्वल होता है, तो हीट वर्क डन के इक्वल हो जाता है आइसोथर्मल के केस में। और उसी तरह पूछा जाएगा प्रेशर आइसोबेरिक के टर्म में हीट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जो हीट होता है वो एम सी पी, इसको इंथैल्पी बोलते हैं, एम सी पी डी टी हो जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड एडियाबेटिक के केस में। तो फ्रेंड एडियाबेटिक के केस में जो डी क्यू होता है, चेंज इन हीट, जीरो हो जाता है। तो ये वाला टर्म को ही जीरो कर देते हैं, तो यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो डब्ल्यू जो वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जो चौथा प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के केस में वर्क डन जीरो हो जाता है फ्रेंड, वर्क डन जीरो हो जाता है। तो जो हमारा हीट होगा वो टोटल इंटरनल एनर्जी में के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही है क्यू इज इक्वल टू यू। तो यही थी फ्रेंड चार प्रोसेस में किस तरह जो हीट है वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी से रिलेट करता है, वही बताया मैंने चारों प्रोसेस में। तो किसी भी प्रोसेस से पूछ लिया जाएगा कि किस प्रोसेस में हमारा हीट होता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, तो आइसोकोरिक के केस में होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक टर्म आते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ये कब होता है फ्रेंड, जब मान लिया कि कोई आपकी बॉडी है उसको वैक्यूम, एक तरफ वैक्यूम है और एक तरफ लिक्विड या गैस भरा हुआ है। तो जब फ्रेंड यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये गैस वैक्यूम में फिल करना चाहेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ना मैंने कुछ हीट दी, ना मैंने कुछ वर्क किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो, उसमें हीट भी जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है। तो जैसे कि हीट यहाँ पे जीरो हुआ, वर्क डन जीरो हुआ, तो जो इंटरनल एनर्जी होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि टी इनिशियल जो हो जाएगा वो टी फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड फ्री एक्सपेंशन का, कभी भी इससे भी सवाल आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस अमाउंट ऑफ वर्क डन शुड बी। तो वहाँ पे आंसर जो जीरो होगा फ्रेंड, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई पूछेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लॉ का कंसिक्वेंस क्या था, मतलब कंसिक्वेंसेस क्या था, मतलब उसमें क्या लिमिटेशन थी। तो फ्रेंड जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो इट डील्स ओनली द क्वांटिटी, केवल उसने क्वांटिटी बताया था, इसके क्वालिटी और डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, इसलिए। और सेकंड था फ्रेंड इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट, इसने डायरेक्शन को नहीं बताया था फ्रेंड, केवल क्वांटिटी बताया, ना क्वालिटी बताया ना डायरेक्शन बताया। तो फ्रेंड एक यहाँ पे PMM1 आता है, परपेचुअल मोशन मशीन, जो कि फर्स्ट काइंड, जो कि फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ए मशीन which gives continuously work without absorbing any energy, this type of machine never exist। PMM1 violates first law of thermodynamics। पूछा जा सकता है फ्रेंड कि कौन सा मतलब कौन सा मशीन या फिर कौन सा मशीन मतलब फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है, मतलब अपोज करता है। तो PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे फिर फ्रेंड इंथैल्पी का फिर से आता है फ्रेंड। तो इंथैल्पी जिसको एच से डिनोट करते हैं, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इट्स वर्क डन। जो एच होता है वो यू प्लस डब्ल्यू का इक्वल होता है, और यहाँ पे डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी भी, और यहाँ पे डायरेक्ट अगर निकालना है तो एच डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, इस तरह करके निकाल सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारे बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पी भी जो होता है वो एन आर यू इंटू टी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो आर यू है फ्रेंड वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जब एन को आप लिख सकते हैं फ्रेंड एम बाय कैपिटल एम, जो मास बाय मोलिकुलर वेट है, और इसी आर यू और बाय एम मोलिकुलर वेट को लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको ही लिखते हैं आर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो इसी तरह पी भी इक्वल टू एम आर टी हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस ये जो यहाँ पे आर यू है वो गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए कोई भी गैस का, या मान लीजिए RCO2 निकालना हो, तो आर यू का वैल्यू मतलब फिक्स होता है फ्रेंड, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 होता है। और जिस भी कंपाउंड का निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पुट कर देना है, आपका आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो आर का वैल्यू घट रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है फ्रेंड कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे पहले देख लीजिए फ्रेंड, आर एयर कैसे निकलेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर। तो आर यू बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए फ्रेंड 8.314 हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे एयर में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लेके यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। अगर यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, जैसे कि जीरोथ लॉ में क्या किस कॉन्सेप्ट को दिया था जीरोथ लॉ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिया था। फर्स्ट लॉ क्या दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी या फिर इंथैल्पी बोल सकते हैं इसको। और सेकंड लॉ क्या दिया था फ्रेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी। तो यहाँ से बहुत ही सवाल बनते हैं। और यहाँ पे पूछा जाएगा फ्रेंड कि
अब यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, CO2, SO4, RO2 और RN2। बोलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा आर का वैल्यू किस कंडीशन में होगा। तो जैसा कि मैंने देखा फ्रेंड कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो आर का वैल्यू घट रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसमें देखना होगा फ्रेंड, N2 का ज़्यादा है, O2 का ज़्यादा है, या फिर CO2 या फिर SO4 का। तो यहाँ पे SO4 का ज़्यादा है, तो ये इसका आर का वैल्यू सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इंडिकेट किया है और ये मैंने लिख दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए फ्रेंड सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी पे बेस्ड था। इंट्रोपी यहाँ पे दो साइंटिस्ट टाइप हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट दिया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक कोलोसियस स्टेटमेंट। तो इसमें बोला गया पहला स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक में कि देखिए सोर्स है, इन्फिनाइट थर्मल रिजर्वर रहेगा इसमें। सोर्स से मतलब यहाँ पे पेट्रोल या डीजल का सोर्स रहेगा। तो यहाँ से हीट दिया जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब कराया जाएगा और कोई किसी इंजन में दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट वर्क निकलेगा और कुछ हीट वेस्ट हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। और इस जो हीट रिजेक्ट होगा वो अनदर रिजर्वर में जाके, मतलब सिंक में, जैसे कि एटमॉस्फेयर हुआ या फिर वाटर में हुआ, जाके यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इन्फिनाइट थर्मल रिजर्वर, लो टेम्परेचर वाला। तो एग्जांपल सी वाटर या एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड स्टेटमेंट दिया था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दिया गया था। तो स्टेटमेंट क्या था फ्रेंड, देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस विच वर्क इन ए सिंगल रिजर्वर। बोला गया था कि ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि एक सिंगल रिजर्वर पे बेस्ड हो। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी क्या होगा, तो इफिशियंसी होगा फ्रेंड आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट मेरा क्या दिया गया फ्रेंड, वर्क दिया गया, और इनपुट क्या दिए थे, Q1, यानी कि हीट एब्जॉर्ब जितना हुआ था। तो यहाँ पे वर्क को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, कि जितना हीट दिया गया था Q1 माइनस जितना रिजेक्ट हुआ Q2 और बाय Q। तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड इसी तरह। देखिए यहाँ पे जो Q1 था W प्लस Q2 था, तो यहाँ पे इसको W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई Q1। और यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर फाइनली ये निकाल सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड सेकंड स्टेटमेंट था, वो क्लॉसियस स्टेटमेंट था। तो देखिए क्या है क्लॉसियस स्टेटमेंट। बोला गया था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर बॉडी टेम्परेचर टू हायर बॉडी टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क। बोला गया फ्रेंड कि ये एक इम्पॉसिबल है कि लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर करना विदाउट एनी वर्क। तो यहाँ पे फ्रेंड जस्ट ऑपोजिट होगा इसका, कि देखिए यहाँ पे पहले सिंक से ही मतलब कुछ हीट दिया जाएगा और इसमें वर्क करके मतलब जितना हीट आपको चाहिए उतना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड इसमें देखिए इंजन की जगह डिवाइस है और डिवाइस से वर्क होके यहाँ पे हीट जितना हमको चाहिए उससे हीट और वर्क को मिला के यहाँ पे हीट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड Q1 जो होगा हमेशा Q2 से हमेशा बड़ा होगा। और इसमें इफिशियंसी नहीं आता फ्रेंड, COP आता है, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी क्लॉसियस का केस में आएगा तो COP ही कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी की जगह। तो देखिए COP होता क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डिजायर्ड हीट बटे वर्क डन। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए COP जो हीट पंप का होता है वो Q1 बाय वर्क डन होता है। तो Q1 लिख सकते हैं और वर्क डन को Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली COP ऑफ हीट पंप का आ गया Q1 बाय Q1 माइनस Q2। अब यहीं पे देखिए फ्रेंड रेफ्रिजरेटर का पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ इसका देखिए फ्रेंड COP क्या होता है, तो Q2 जितना हीट मतलब नीचे से रिजेक्ट हुआ था वो, और माइनस वर्क डन मतलब बाय वर्क डन Q1 माइनस Q2। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दोनों का आप फॉर्मूला देख लिए यहाँ पे। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा फ्रेंड और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। अगर यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई चीज़ डाउट रह गई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मैच कराया कि इस सब टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्लास को शुरू होने से पहले मैं जितने आज पढ़ाए उससे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड फिर से अदर बुक से देख के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।